हेलो एवरीवन। ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। तो आज के आर्टिकल में हम बात करेंगे भारत का दक्षिण पूर्व एशिया से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता। ये आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित लेख द हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड के सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और ये आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो चलिए लेख की शुरुआत करते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के संबंधों की बात करें तो इसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी है। ये संबंध इतने गहरे हैं कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की कला, स्थापत्य, संस्कृति काफी हद तक भारतीय तत्वों से प्रभावित है। यही वजह है कि इन देशों में भारतीय छाप को साफ तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल यहाँ भारत की ग्रंथ लेखन की परंपरा पहुंची। इसके साथ ही यहाँ संस्कृत, पाली भाषाओं के ग्रंथों ने प्राचीन ज्ञान एवं दर्शन का प्रसार किया। धर्म के क्षेत्र में यहाँ वैष्णव, शैव, बौद्ध तथा इस्लाम का भी प्रचलन भारतीय लोगों के जरिए हुआ। आगे चलकर उपनिवेशवाद के दौर में यहाँ बड़ी संख्या में भारतीयों को श्रमिक के रूप में ले जाया गया। इनमें से अधिकांश श्रमिक यहीं के होकर रह गए और कभी भारत नहीं लौटे। इस तरह इस क्षेत्र से भारत का नाता सदियों पुराना है। हालांकि देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की चर्चा भारतीय मीडिया में अक्सर होती रहती है, लेकिन हाल ही में खबरों में इसलिए रहा है क्योंकि इस साल भारत और थाईलैंड के राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरे हुए हैं। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्री द्वारा थाईलैंड की यात्रा भी की गई। इसके अलावा वियतनाम की सेना द्वारा पहली बार भारतीय सेना के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया गया। ऐसे में इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर हम आज के आर्टिकल को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र पर केंद्रित रखेंगे। इसमें हम दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ भारत के संबंधों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्षेत्र के साथ भारत के रिश्तों की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के प्रत्येक देश में भारतीय मूल के लोगों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण विशेषता है। दरअसल भारतीयों की इस क्षेत्र में उपस्थिति का उल्लेख 6ठी सदी ईसा पूर्व के भारतीय साहित्य में देखने को मिलता है। भारतीय ग्रंथ रामायण में स्वर्ण द्वीप और यावा द्वीप का उल्लेख है। गौरतलब है कि यहाँ स्वर्ण शब्द का प्रयोग सोने तथा यावा का प्रयोग जौ के लिए किया गया है। इसके अलावा पुराणों में मलाया का उल्लेख द्वीप एवं यावा द्वीप के रूप में किया गया है। हालांकि इन नामों के स्थानों की सही स्थिति के बारे में जानना कठिन है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि ये दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित क्षेत्र हैं, जहाँ के प्रायद्वीप की मुख्य भूमि एवं टापुओं ने भारतीय व्यापारियों को यहाँ आने के लिए आकर्षित किया। भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से सोने एवं टिन की खोज के लिए यहाँ यात्रा करते थे। इस तरह यहाँ भारतीयों के बसने की शुरुआत भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक गठबंधनों के कारण हुई। दरअसल भारत से भौगोलिक निकटता, व्यापारिक दृष्टि से इस क्षेत्र की अनुकूल स्थिति और गर्म मसालों की उपलब्धता कुछ ऐसे कारण थे जिन्होंने भारतीयों को इस क्षेत्र में आकर्षित किया। इसके साथ ही इस क्षेत्र में भारतीय संस्कृति भी पहुंची। 3री सदी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने स्वर्ण भूमि, संभवतः आधुनिक म्यांमार का निचला भाग, पर बौद्ध धर्म के प्रचारक भेजे थे। इसका उल्लेख हमें बौद्ध धर्म से संबंधित जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाओं में प्राय स्वर्ण भूमि की यात्रा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी क्रम में आगे चलकर 19वीं सदी में इस क्षेत्र में भारतीयों का आगमन बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। दरअसल इस दौरान अंग्रेजों द्वारा इस क्षेत्र के संसाधनों का दोहन करने के लिए भारतीयों को सस्ते मजदूर के रूप में ले जाया गया था। इनमें से ज्यादातर भारतीय यहीं के होकर रह गए। तो इस तरह दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र की संस्कृति भारतीय प्रभाव में विकसित हुई। भारतीय संस्कृति की खास बात ये रही कि इसने यहाँ की सांस्कृतिक मान्यताओं को उखाड़े बिना अपना प्रभाव डाला। यही वजह है कि इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं दिखाई। और यही कारण है कि थाई, मलय, बर्मी और जावानीज सहित इस क्षेत्र की कई स्थानीय भाषाओं में संस्कृत, पाली और द्रविड़ मूल के शब्द ठीक ठाक अनुपात में मिलते हैं। गौरतलब है कि थाई भाषा दक्षिण भारतीय पल्लव वर्णमाला से ली गई लिपि में लिखी गई है। इस तरह इस क्षेत्र में आज भारतीय प्रभाव के कई प्रतीकात्मक अवशेष उनकी कला, संस्कृति और सभ्यता में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं।
सदियों से भारत वर्तमान आसियान से संबंधित देशों में कला और वास्तुकला के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। अंकोर वाट, पगन, बोरोबुदूर और प्रम्बानन के मंदिर आदि इन प्रसिद्ध दक्षिण पूर्व एशियाई स्मारक भारतीय कला और स्थापत्य रूपों की गहरी पैठ का प्रमाण देते हैं। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया ने सभी विदेशी प्रभावों को अंधाधुंध तरीके से ग्रहण नहीं किया। उसने केवल उन्हीं प्रभावों और प्रथाओं को ग्रहण किया जो उनकी स्थानीय संस्कृतियों के लिए उपयुक्त थे। लगभग हर देश ने रामायण को स्वीकार किया क्योंकि समकालीन संस्कृति को फिर से बताना, समझना, संशोधित करना और लागू करना आसान है। जिन कलाकारों ने इन्हें लोकप्रिय बनाया उन्हें दलंग कहा गया। इन कलाकारों ने अपने देश के बाहर उत्पन्न होने वाले इन महाकाव्यों में कुछ जोड़कर या बदलकर उन्हें अधिक प्रासंगिक और स्थानीयकृत बनाने में योगदान दिया। इस तरह इस क्षेत्र में सेरी रामा रामायण का मलेशियाई रूपांतरण और रामकेर खमीर रामायण जैसे नए ग्रंथों के निर्माण की शुरुआत थी। इन सब के अलावा इसी तरह भारतीय प्रभाव को अदालती प्रक्रियाओं में भी देखा जा सकता है। इसके सभी कानूनी पहलुओं में संस्कृत शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता था और स्थानीय भाषा में केवल तथ्यात्मक पहलुओं का वर्णन किया गया था। दक्षिण पूर्व एशिया के कई राजाओं द्वारा गॉड किंग की अवधारणा को अपनाया गया था। वे खुद को हिंदू देवताओं के वंशज या अवतार मानते थे। हालांकि ऐसा भी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया को सिर्फ भारत ने ही दिया, उससे कुछ लिया नहीं, बल्कि वहां से भी भारत में कुछ विचारों और कलात्मक तकनीकों का आदान प्रदान हुआ। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर ने दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी और वहां इंडोनेशिया से बाटिक कला को भारत लेकर आए। इसे शांति निकेतन में छात्रों को पढ़ाया। आपको बता दें कि बाटिक कला सुंदर और रंगीन डिजाइन बनाने के लिए कपड़ों पर मोम प्रतिरोधी डाई की एक कला है। रंगीन या डिजाइन की ये पारंपरिक विधि श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस जैसे देशों में काफी प्रचलित है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से गहरे तौर पर जुड़े हुए हैं और दोनों के बीच में संबंध व्यापक विस्तार लिए हुए हैं। चलिए अब इसके बाद समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में इस क्षेत्र को लेकर भारत की क्या रणनीति है। तो अभी तक इतना तो स्पष्ट हो ही गया है कि भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से संबंध रखने वाले घनिष्ठ देश हैं। यही वजह है कि दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र भारत की विदेश नीति की प्राथमिकताओं को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकता है। विशेष तौर पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र अहम साबित हो सकता है। इसी सब को ध्यान में रखकर भारत द्वारा संबंधों की एक नई खिड़की के रूप में साल 1990 के बाद लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई गई। दरअसल पहले भारत का इस क्षेत्र के साथ रिश्ता आदर्शवादी किस्म का था, जो ऐतिहासिकता के साथ उपनिवेशवाद के साझे अनुभव और सांस्कृतिक रिश्तों पर आधारित था। लेकिन आज का समय व्यापार, निवेश, उत्पादन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे पहलुओं पर आधारित है और लुक ईस्ट पॉलिसी इन्हीं पहलुओं के मद्देनजर सामने आई। इस पॉलिसी के निर्माण में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लुक ईस्ट पॉलिसी भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास के लिए अवसरों की शुरुआत थी। गौरतलब है कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ कई मामलों में बहुत ही नजदीकी संबंध है। यही वजह है कि इस क्षेत्र को दक्षिण एशियाई देशों का शुरुआती स्थान बोला जाता है। दरअसल परंपरागत बर्मा या म्यांमार के परिधान बिल्कुल उत्तर पूर्व की तरह होते हैं। ऐसे ही असम के अहोम सदियों पहले बर्मा के शान राज्य से विस्थापित हुए थे और उनकी भाषा लाओस और थाईलैंड में बोली जाने वाली भाषा से मिलती है। इसी तरह मणिपुर के चिंस म्यांमार से विस्थापित हुए थे और इनकी भाषा बिल्कुल म्यांमार से मिलती है। वहीं मणिपुर के मेइती म्यांमार के बर्मन की विरासत का हिस्सा हैं और उनका ऐतिहासिक रिश्ता करीब 2000 साल पुराना है। तो इस तरह लुक ईस्ट पॉलिसी इन देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को विस्तार देने के लिए बनाई गई थी। इसके साथ ही भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने के अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के प्रभाव को संतुलित करना भी इस नीति का उद्देश्य था। आगे चलकर साल 2004 में भारत आसियान साझेदारी की घोषणा की गई। ये घोषणा शांति, प्रगति और साझी समृद्धि पर आधारित थी। दरअसल ये एक व्यापक आर्थिक सहयोग और आतंकवाद से लड़ने के लिए संयुक्त सहयोग की घोषणा थी। तब से भारत और आसियान साझा मूल्य और समान नियति के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं।
गौरतलब है कि आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। ये एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था। इसके 10 सदस्य देश हैं: थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और ब्रुनेई। भारत आसियान संबंधों के बाद भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार और निवेश के रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। इसके साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण रहा है। नवंबर 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी घोषित की गई, जो लुक ईस्ट पॉलिसी का ही उन्नत रूप है। इस पॉलिसी का मकसद द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। वहीं इसके माध्यम से व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के द्वारा लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ गहन और निरंतर संपर्क को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुल मिलाकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। चलिए अब इस सब के बाद जान लेते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भारत के समक्ष क्या चुनौतियां हैं। वर्तमान युग में भावनात्मक मुद्दों से कहीं अधिक आर्थिक मुद्दा महत्व रखता है। बेशक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, लेकिन वर्तमान में रिश्ते इससे कहीं अधिक आर्थिक तौर पर हैं। और यही कारण है कि भारत ने साल 2020 में RCEP यानी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते से हाथ खींच लिए थे, क्योंकि इससे चीन और आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार घाटा गहराने का खतरा था। दरअसल आसियान देशों के साथ भारत का व्यापार संतुलन प्रतिकूल है। एक मुद्दा ये भी है कि भारत इस क्षेत्र में कई परियोजनाओं को लेकर प्रतिबद्ध है, जैसे भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, लेकिन ऐसी परियोजनाओं में अक्सर देरी होती है। वहीं चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए इन देशों का विश्वास हासिल करने में लगा हुआ है। इसके अलावा दक्षिण चीन सागर में आसियान देशों के चीन के साथ विवाद हैं, और ये विवाद समय समय पर खबरों में नजर आता भी रहता है। लेकिन आसियान देशों के पक्ष में चीन के खिलाफ कुछ भी खुलकर बोलने में भारत अक्सर चुप्पी साध लेता है। ऐसी घटनाएं कई बार नकारात्मक स्थिति पैदा करती हैं। इसके अलावा अगर भारत छोटी क्षेत्रीय ताकतों के समर्थन में आवाज नहीं उठाता है, तो चीन अपने दावों को जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर आगे बढ़ाता रहेगा। यह हिंद महासागर में भारत के लिए भी चुनौती पैदा कर सकता है, और काफी हद तक ऐसा हो भी रहा है। चलिए इन सब मुद्दों के बाद अब ये जान लेते हैं कि ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया प्रजातीय रूप से चीन से ज्यादा करीब है, जबकि सांस्कृतिक रूप से ये भारत से बहुत ज्यादा नजदीकी रखता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया की एयरलाइंस का नाम गरुड़ एयरलाइंस है। यहाँ आज भी भारत की लोकप्रिय रामायण कथाओं का आयोजन होता है। ये क्षेत्र सांस्कृतिक समन्वय का एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए भारत को चाहिए कि इस क्षेत्र के संदर्भ में वो आर्थिक जुड़ाव के साथ साथ सांस्कृतिक जुड़ाव को भी मजबूत करने पर जोर दे। इसके साथ ही हिंद महासागर की महत्वपूर्ण शक्ति होने के नाते भारत को इन देशों की संप्रभुता के मुद्दे पर भी साथ देना चाहिए। आर्थिक स्तर पर भारत को चाहिए कि वो घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धा में सुधार करे। इसके साथ ही व्यापार करने में आसानी और निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने का प्रयास करे। इसके अलावा MSME क्षेत्र को सहायता प्रदान करके घरेलू अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए। इससे व्यापार घाटे की समस्या से काफी हद तक निपटा जा सकता है। असल में इससे RCEP जैसे समझौतों में शामिल होने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर आसियान देशों के साथ मौजूदा मुद्दों को हल करना भारत के राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण है।